नाज़रीन, हमें मारूफ मेशदान जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, मैं दो पहलुओं पे आऊँगा आपसे। एक तो ये लगता है या गलत लगता है मुझे कि जो डाउन टर्न है और माशी जवाल के जो ज़माने हैं वो जंगें ज़रूर उनके साथ आ जाती हैं। हमने माजी में भी देखा, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में 1930s का हमने रिसेशन देखा और बड़ी वो जंग हुई। तो क्या ये उसका आउटकम है? इस पर मैं पहले, और अगर ये वॉर एस्केलेट करती है खुदा न खास्ता, तो क्योंकि नेतान्याहू इज़ अनप्रिडिक्टेबल, ही कैन कुछ भी कर सकता है वो अपनी सर्वाइवल के लिए, तो आप कैसे देख रहे हैं इन केस गॉड फॉरबिड इट एस्केलेट्स, तो वर्ल्ड इकॉनमी और पाकिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली तो बात यह है कि उम्मीद ये करते हैं और उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए कि इस वक्त जो ईरान ने रिटेलिएट किया आफ्टर जो डमास्कस में इंसिडेंट हुआ उनकी एम्बेसी पे, और उन्होंने कहा कि हमने ये कंक्लूड कर दिया है जो भी उन्होंने मिसाइल अटैक किया। लेट्स होप कि बेटर सेंस प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। और एक इसकी इंडिकेशन जो अर्ली आई है वो ये है कि ऑयल जो कि सुबह $91 के करीब ट्रेड कर रहा था, ब्रेंट, वो इस वक्त $89 से नीचे चला गया है। सो जो मार्केट्स ने परसीव किया है वो ये किया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कंटेन हो गया है, और फर्दर एस्केलेशन जो है वो उसके जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ लेस देन इस प्रोबेबिलिटी कि देयर विल बी एस्केलेशन. So that's how the markets are looking at it. Markets best judge होती हैं how these conflicts and geopolitics plays out. But geopolitics has affected markets for a long term. आप देखें यूक्रेन का, देखें अब यहाँ पे देखें, so ये एक ongoing चीज़ है. और फिर of course आप पैलेस्टीन और जो वहाँ पे चल रहा है उसको भी अलहदा नहीं कर सकते. ऑयल $82 से 91 चला गया था and it's come down beyond 80, below 89. हमारा सबसे ज़्यादा जो हिट होती है वो ऑफ कोर्स ऑयल से होती है. अगर $10 बैरल ऑयल चेंज होता है तो सालाना की बुनियाद पर $1 अरब हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है कंसिडरिंग जो हम इंपोर्ट करते हैं. तो हमारी ये सबसे बड़ी हिट है. अभी भी बढ़ा हुआ है $8-9 कंपेयर टू जो प्राइसेस आज से 2-4 माह पहले थी. तो इसको इस नज़रिए से देखें. ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ जो अफेक्ट होती है वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, बिकॉज अमेरिका को भी यूरोप को भी GSP प्लस स्टेटस है हमारे पास. एक बहुत बड़ा चंक जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जाता है. और इस वक्त जो नॉन डेट क्रिएटिंग यानी कि एक्सपोर्ट वो पैसे हैं जो डेट नहीं क्रिएट करते, रेमिटेंसेस वो पैसे हैं जो डेट नहीं क्रिएट करते. हमारे लिए तो ये लाइफ लाइन है ना हजूर. कंपेयर कीजिए कि जो इस वक्त पोजीशन है IMF के फंड में है, एक डॉलर जो है वो काउंट करता है. सो ये है एक ओवरऑल तनाजुल. बट इस वक्त जो स्टॉक मार्केट फ्राइडे को बहुत ग्लोबली गिर गई थी, 1 से 1.5% मार्केट्स नीचे आ गई थी. इस वक्त जो US फ्यूचर्स भी ट्रेड कर रहे हैं वो ऑन दी ग्रीन यानी कि ऑन दी अपर साइड ट्रेड कर रहे हैं. डाउ जोन्स इज 0.43% प्लस. सो यही उम्मीद की जा रही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रीजनली कंटेन हो गया है और इससे आगे नहीं बढ़ेगा. एंड लेट्स होप फॉर दैट. बट पाकिस्तान पे इसका असर जो है वो तेल की कीमत की मद में आपने देखा कि हमें पेट्रोल इस वक्त भी पेट्रोल डीजल दोनों की कीमतों में रद्दोबदल करना पड़ा. मेरा ख्याल है कि 15 तारीख को फिर एक रद्दोबदल हमें करना पड़ेगा ऑन दी हायर साइड बिकॉज तेल बढ़ा हुआ है और ये हमारी इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है. डॉक्टर साहब माफी चाहता हूँ इंटरजेक्ट करूँ, कितना और तेल बढ़ेगा अभी, कितना इजाफा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आज रात देखते हैं कि क्या ओगरा की वो आती है. जो इनिशियल है वो कुछ थोड़े ही रुपयों की है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा कि बढ़ेगा. बट ये तो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है और किस प्राइसिंग पे बाइंग हुई है पिछले 2 हफ्ते में, ये उस पर डिपेंड करता है. बट लेट्स होप कि नॉट अ वेरी बिग राइज इज इन द ऑफिंग, और लेट्स होप कि $90 पे ये कैप हो गई है चीज़, सो दैट फर्दर राइजेस जो हैं वो नहीं आएंगे. बिकॉज ये हमारी इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है और इन्फ्लेशन की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखना पड़ रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी स्लो हुई है. इस सर्कल से हमें ऑफ कोर्स निकलना है और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाना है आने वाले सालों में. लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक तो सऊदी अरब आया है हमारे यहाँ वो, और वो हमें पैसे देते हैं जो हम रख छोड़ते हैं, हम खर्च नहीं कर सकते. लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं फ्रेंकली विद दिस, मैं बार बार आपसे पूछता हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस एनर्जी की कीमत के साथ हम कैसे एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सकते हैं, और दूसरा ये कि ये कब तक हम मांगे तांगे के पैसे रख के तो है वो ये हम गाड़ी आगे चलाते रहेंगे?
तो दो बहुत फर्क और इम्पोर्टेंट बातें आपने की हैं। देखिए, पहली बात यह है कि एनर्जी को रिकन्फिगर किए बगैर और इसकी तंजीम नौ किए बगैर, आसान लफ्जों में, पॉलिसी हुकूमत ने अच्छी बनानी है, ये काम उन्होंने करना है। ऑपरेशन से हुकूमत को निकालना है। 22 अभी भी अदारे यानी कि डिस्कोस, जेनकोस सब हुकूमत चला रही है, इसमें से निकालना है। और नेपरा और ओगरा को बहुत बेहतर रेगुलेटर जो मार्केट मेकिंग कर सकें, कंपेटिटिव मार्केट बना सकें, बनाना है। हम इन तीनों चीज़ों में, आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया है, नाकाम रहे हैं। 5,700 अरब का सर्कुलर डेट जिसमें गैस प्लस पावर का शामिल है, बना बैठे हैं। एक सेकंड में अगर एक्सप्लेन करूं, 100 अरब का छोड़ के गए थे पावर सेक्टर का डेट जो जनरल मुशर्रफ, 500 अरब का पीपीपी, 1100 अरब का पीएमएलएन, 2300 अरब का पीटीआई, 25-2600 का पीडीएम और अब 2700 का वो पावर सेक्टर सर्कुलर डेट है। तो ये तो मानिए ना कि हम नाकाम हो गए हैं इस मसले को हल करने के लिए। तंजीम नौ एनर्जी की करेंगे, बहुत से स्टेप्स लेंगे तो कम से कम जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें कमी की जा सकती है। इस वक्त एवरेज प्राइस 30 रुपए है, जो जुलाई में टैरिफ की गुफ्तगू हो रही है वो इसको 37 रुपए के करीब ले जाएगी। अगर इसमें टैक्सेस, पीटीवी फी, बाकी कुछ ऐड करें तो शायद ये 60 रुपए को भी क्रॉस कर जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, क्या वी आर ऑल सेट टू गेट द नेक्स्ट जो हमारा 24वां प्रोग्राम है गालबन या 25वां, आई डोंट नो, 24वां शायद, उसमें कोई क्या हर्डल्स आ रही हैं और प्राइसेस और इन्फ्लेशन पे उसके क्या असरात होंगे इफ़ वी गेट दैट? और इससे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि एक ख़बर आई है कि एशिया में सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन लिविंग कास्ट पाकिस्तान की है। तो हाउ डू यू लुक एट द कमिंग डेज इन द वेक ऑफ दिस न्यू डील विद IMF? डॉक्टर साहब, कितने तकलीफ की बात है कि हम 24वीं दफ़ा ICU के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मेरे अब्बा की उम्र 93 साल है, वो ज़िंदगी में एक बार ICU में गए हैं, तो उन्होंने कोई तंदुरुस्त डाइट खाई होगी, कोई वज़न घटाया होगा, कोई एक्सरसाइज की होगी। हमने ना पाकिस्तान की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स को ठीक किया, ना हमने ग्रोथ स्ट्रैटेजी बनाई, ना हमने पाकिस्तान का फिस्कल का खसारा इस साल तीसरे साल इन रनिंग 7.5-8% के करीब होगा। एनर्जी सेक्टर ब्लीडिंग है। कहने का मकसद ये है कि IMF का 24वां है, आपने दुरुस्त फरमाया, प्रोग्राम जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जून जुलाई में हम इसके करीब पहुंच जाएंगे। ये कोई बहुत ही तशवीश तलब बात है कि आप अपनी इकोनॉमी का कंट्रोल IMF को दे रहे हैं 24वीं बार। और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा उनका प्रोग्राम जो है, जो तय किया था, वो कंप्लीट किया, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 2013-16 की थी। सो इवन व्हेन वी एग्रीड रिफॉर्म्स विद देम, वी नेवर कंप्लीटेड। अब वक्त वो आ गया है कि जो सऊदी अरेबिया के साथ अमली जामा पहनाना है FDI को, उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क तैयार करें। जो पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम है, मैं ये फिर कहता हूँ, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इसके खद्दो खाल लिखें। प्लीज बिल्ड अ कॉम्पिटेंट टीम टुगेदर इन योर की इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज, ताकि वो ये सब काम कर सकें। अभी अच्छा डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि आम आदमी की आवाज़, आम आदमी की बात करें, शराइत जो हैं, कंडीशनैलिटीज़ जो हैं, उसमें एक और बहुत कुछ है। पेंशन्स की बात हो रही है कि जी ये बहुत बड़ा, खान साहब भी कहा करते थे कि जो हमारे यहाँ एक कि जी पेंशन, डू यू थिंक दीज पेंशन्स आर इन डेंजर? यू नो, ये हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट डील के लिए? आप यकीन कीजिए, एक वाक़या आपसे रिलेट करता हूँ। मैं फाइनेंस डिवीज़न की टेबल पर था, तो मैंने एक दिन ये कहा कि 250 अरब पेंशन्स का बिल हो गया है। मेरे ख्याल 2011-12 की बात है। ये आने वाले 5-6 साल में 500 अरब हो जाएगा और फिर इतना बढ़ जाएगा कि ये हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा। आज 803 अरब रुपए का पेंशन का बिल है हमारा, यानी कि करीबन 2.5-3 अरब डॉलर का। जो पेंशन्स इस वक्त वादा वहीद की गई हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है वो उनको मिलेंगी। ये डॉक्टर साहब, ये तमाम इदारों का है या ये एक इदारों का या किसी सेक्शन का है? ये तमाम फेडरल एम्प्लॉइज की पेंशन जो है उसकी बात की जा रही है, पर प्रोविंसेस इससे अलहदा हैं और बहुत बड़ा बिल है उनका। सो आप खुद
इमेजिन कीजिए कि ये कंटिन्यू करना अब नामुमकिन हो गया है। फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क इतना डिस्टर्ब्ड है, उसकी एक तंजीम नौ के लिए पेंशन का रिफॉर्म इस तरह होगा कि अगर आप कल नई नौकरी लेने आए हैं तो आपकी पेंशन का बोझ सरकार इस तरह नहीं उठाएगी, बल्कि एक पेंशन फंड बनाया जाए और उसकी मैनेजमेंट में पैसे डाले जाएं और वो मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दी जाए ताकि वो स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट के बिल्स में इन्वेस्ट कर सके।